हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 152 पर। तो मेरे भाई हम लोग कल पढ़े थे क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम था कार्बन तथा उनके यौगिक। हम लोग उनके बारे में देखे थे कि कार्बन एक प्रकार का तत्व है और तत्व को अगर धातु अधातु में बांटते हैं तो ये कार्बन ना अधातु वाले श्रेणी में चला जाता है। चलिए, इसकी परमाणु संख्या की बात किए तो 6 और द्रव्यमान संख्या की बात किए तो आया 12। 6 दूनी 12, 12 पॉइंट कुछ होता है लेकिन 12 ही रखा जाता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने लिखा था तो आया था 2 और 4। 4 होने के नाते इसकी संयोजकता कितनी आई थी? 4 आई थी। अब हम लोग इसके बारे में विस्तार से चर्चा करना शुरू किया तो हमें पता चला कि दुनिया में जितने भी यौगिक है ना, उनमें सबसे ज्यादा कार्बनिक यौगिक ही है। कार्बन बहुत हमारे जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। हम जो खाते पीते रहते हैं, हमारी जो कपड़े हैं, हमारी दवाइयाँ हैं, ईंधन है, सब क्या है? कार्बनिक यौगिक है। और प्रकृति में इसकी संख्या क्यों है? क्योंकि यह श्रृंखलन गुण प्रदर्शित करता है। इन सारी बातों के बारे में अगर जानना है, पार्ट 1 देखिए, समझ में आएगा। क्योंकि आज पार्ट 2 चलने वाले हैं ना, यानी कार्बनिक कार्बन तथा इनके यौगिक का पार्ट 2 हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो करना क्या मेरे भाई? सबसे पहली बात तो शिकायत ये है कि अगर आप वीडियो देखते हैं, अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर करिए। विशेष अच्छा नहीं करते हैं तो आपकी मर्जी है, आपकी मोबाइल है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी हौसला को बढ़ाना चाहते हैं तो प्यारा सा एक दिल बना करके भेजिए मेरे लिए। चलते हैं तो हम लोग शुरू करते हैं फटाफट के अंदाज में। सबसे पहले क्या है मेरे भाई कि कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण क्यों करते हैं? अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण क्यों जरूरी है, तो तुम्हें समझ में आएगा। क्लास 9 पीछे वाले में चलो, वहां पर हम लोग क्या देखे थे? जंतुओं का वर्गीकरण। हमारे आसपास बहुत सारे जीव जंतु हैं और सबके बारे में अगर अध्ययन करना शुरू करें ना, एक एक करके, हमारी सारी उम्रें बीत जाएगी। हमने क्या किया, उसका एक एक श्रेणी बांटना शुरू किया। तो हमने पाया में ऑर्थोपोडा है, निकाइडोर्मेटा है, मोलस्का है, और क्या क्या था उसमें? एबीज वर्ग थे, मत्स्य वर्ग थे, एम्फीबिया था, और क्या थे? स्तनपायी जीव थे। क्या हुआ कि एक जीव का अध्ययन किए तो उसी तरह से सब जीव का अध्ययन हो गया। अब अभी अभी पीछे पढ़ा आपने कि कार्बनिक यौगिकों की संख्या को बहुत ज्यादा है, तो क्या सबका बारे में अध्ययन करेंगे? ना 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 ना, करते करते तो उम्रें बीत जाएगी। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? कार्बनिक यौगिकों को समान गुण वाले कार्बनिक यौगिक को एक समूह में बांट देते हैं और एक समूह के एक तत्व के बारे में, एक यौगिक के बारे में अध्ययन कर लेंगे तो उस समूह के जितने तत्व हैं या जो भी यौगिक आएंगे, सबका अध्ययन खुद ब खुद हो जाएगा, है ना। यानी अध्ययन की सुविधा के लिए कार्बनिक यौगिकों का हम लोग वर्गीकरण करना शुरू कर दिया। कोई दिक्कत? अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण क्यों करते हैं, तो अध्ययन की सुविधा के लिए। इतना तो क्लियर हो गया। तो क्या सर बांटते कैसे हैं? तो देखिए, बांटने के लिए जब सबसे आगे बढ़े ना हम लोग, तो सबसे उलबुला उलबुला के वो आता था, उसका नाम था हाइड्रोकार्बन, है ना। वो क्या होता है? अधजल गगरी छलकत जाए, तो कहानी पढ़े होंगे। तो जिसके पास पावर ना रहेगा ना, वो बड़ा उछलेगा ज्यादा। हाँ, तो ये, हाँ, हल्का आदमी। तो वही हाइड्रोकार्बन जो है ना, वो हाइड्रोकार्बन वो सबसे ज्यादा उछल रहा था। क्लियर है? यानी सरल कार्बनिक यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन के बने यौगिक को क्या बोलेंगे हम लोग? अच्छा, आपसे पूछता है क्वेश्चन, पूछेगा बुआ जी हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे हम लोग? हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बने यौगिक को। अच्छा, इसको जब बांटने शुरू किए ना, तो हमें दो प्रकार की संरचना प्राप्त हुई, एक खुली श्रृंखला और एक बंद श्रृंखला। तो उसके आधार पर इसको हम लोग दो भागों में बांटा। एक था एरोमेटिक और एक एलोफेटिक। कौन था? एरोमेटिक और एक एलोफेटिक। देखिए, ऐसे संरचना के हिसाब से देखोगे ना, तो जो बंद श्रृंखला वाली होती है ना, उसको कहते हैं एरोमेटिक, और जो खुली श्रृंखला वाली होती है उसको एलोफेटिक। सर ये बंद और खुला क्या हुआ? अरे यार, समझने की जरूरत है। देखो ना, जैसे मान लो तुम सपोज दैट कोई कार्बन है और इस तरह से हाइड्रोजन बंधन हो, फिर एक कार्बन हो, फिर एक हाइड्रोजन बंधन हो, और एक इस तरह से फिर से कार्बन हो, और इस तरह से फिर से हाइड्रोजन हो, और इस तरह से, तो ये एक बॉन्ड करके बन गया, पूरा बंद हो गया, तो एरोमेटिक होगी क्या? अब मान लो इस तरह से रहेगा और सपोज दैट इस तरह से रहेगा,
एक तरफ से खुला हो गया तो एलोफेटिक हो गया। क्या अगर रास्ता उसके अंदर जाने का है ना, तो हाँ सर, ये क्या हो गया, एलोफेटिक। अब बंद हो गया तो एरोमेटिक, बात खत्म। और इस आधार पर हमने, इसके अलावा इसमें और सारे अंतर हमको समझ में आया कि जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं ना, उसमें एक प्रकार की गंध पाई जाती है। क्लियर। इसमें हाइड्रो कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात ना अधिक मिलेगा, यानी कार्बन कम और हाइड्रोजन ज्यादा मिलेंगे। लेकिन उसी तरह से एलोफेटिक की अगर बात करें तो इसमें गंध नहीं पाई जाती है, और कार्बन हाइड्रोजन के अनुपात को अगर देखा जाए तो वो बहुत कम मिलती है। इसी तरह से एरोमेटिक की बात करें तो ये असंतृप्त होती है, जबकि एलोफेटिक जो होते हैं ना, असंतृप्तता कम होती है, माने कहने का अर्थ है कि संतृप्त ज्यादा होती है। इसी तरह से अगर अस्थायित्व की बात करें तो एरोमेटिक अधिक अस्थायी होते हैं, जबकि एलोफेटिक कम अस्थायी होते हैं। का इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, याद कर लेना, पीछे पूछ देता है एरोमेटिक और एलोफेटिक में क्या अंतर है। चलिए, हो गया, चलते हैं आगे। अब आगे है भाई, एलोफेटिक यौगिक को फिर अगर बांटते हैं हम लोग एलोफेटिक को, तो दो भागों में बांटते हैं। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त का मतलब हुआ कि अगर कार्बन है और उसके सापेक्ष अगर हाइड्रोजन है, अनुपात में है, एकदम पक्का पक्की भरल पूरल, तो संतृप्त होगा। असंतृप्त का मतलब कि उसमें थोड़ा सा कमी होगी, थोड़ा सा क्या होगा। अच्छा नहीं समझे, अच्छा समझिए। देख भाई, कार्बन हमने दिया, अब इसको ज्यादा से ज्यादा कितना हाइड्रोजन चाहिए, तो 4 को चाहिए। अभी चारों तरफ से इसको घेरिए लिया है, तो बचा कहाँ जगह, कोई रास्ता है, 4 दिशा है, चारों दिशा से घेर लिया है, पूरा पूरा भरल पूरल है घर से, तो संतृप्त हुआ। लेकिन मान लो अगर कोई ऐसा हो कि सी हो, एगो है ने अच्छो, एगो है ने अच्छो, इनने दोनों तो खुले रह गया ना, तो ये क्या हो गया, असंतृप्त है। ये चाह रहा कि दूगो औरो हमरा हो जाता तो दोनों तरफ से घेर लेता, तो हम संतृप्त हो जाते। अब समझ में आई बात ना। तो संतृप्त का मतलब क्या समझे, कि वैसे कार्बनिक यौगिक कि जिसमें कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु चारों रूप से एक एकल बंधन से बंद रहेंगे। क्लियर। लेकिन अगर इसकी बात करोगे तो ये चारों तरफ से खुला हुआ रहेगा, मतलब या दो तरफ से खुला रहेगा या एक तरफ से खुला रहेगा, लेकिन खुला रहेगा, तो असंतृप्त है। यानी कहने का अर्थ है कि इसको और चाहिए हाइड्रोजन, नहीं तो रास्ता है कोई ना कोई घुस जाएगा इधर से। मान लीजिए मेला देखने गए अपना लोग, तो इधर से कोई घुस जाएगा गरबा में, समझिए। अच्छा, एक तरीका। दूसरा तरीका एक और है, क्या भाई, तो कार्बन जो रहेगा ना, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो उसमें एकल बंधन रहेगा। लेकिन अगर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन रहेगा तो इसमें दो बंधन रहेगा ना, तो 3 बंधन रहेगा। का ऐसे देखिए कैसे, अभी इसको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए सब। देखिए, अगर मान लो कार्बन है, कार्बन है, तो अगर संतृप्त है तो उसको 4 गो तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होबे करेगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन दिया, नहीं हो। और यहाँ से हाइड्रोजन आया है, क्या, तो ये यहाँ से एक, यहाँ से एक, एक यहाँ से और एक यहाँ से, ऐसे ऐसे, ये तो बॉन्ड बन गया ना। तो इसका कार्बन का चारों हाइड्रोजन क्या हो गया, खत्म हो गया। अब इसको बचा क्या, एक एक का बंधन बनाया। अब असंतृप्त वाला में अभी आप देख रहे थे, मान लीजिए मेरे भाई कि सपोज दैट एक कार्बन है और एक कार्बन है, और एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है। तो ये अपना एगो इसको देगा, हाइड्रोजन अपना वाला एगो यहाँ देगा, ये भी एक अपना यहाँ देगा, एक इधर से एगो देगा, सेम प्रोसेस इधर जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसके पास कितना कार्बन था, इलेक्ट्रॉन था, 4 था ना, एक एक इसको दिया है, और दूगो को कहाँ रखेगा, तो दूगो तो किसी के साथ द्विबंधन बनाएगा ना, तो ये इधर से बनाएगा द्विबंधन, यानी ई कार्बन के साथ कितना बॉन्ड बनाएगा, दोगो। नहीं समझ में आई बात, तो इस तरह से ये क्या हो गया, असंतृप्त हो गया। समझ रहे हैं ना, तो संतृप्त और असंतृप्त क्लियर हो गया। अगर आपसे कोई पूछे संतृप्त क्या है और असंतृप्त क्या है, तो देख के हम पहचान सकते हैं अब कि संतृप्त क्या है और असंतृप्त। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं आगे। कहिएगा सर जी, ई सब कौन चीज लिख ले छिए, तो ई आगे, ई बाद में। अच्छा, अब पढ़ना क्रियाशील मूलक। देखिए, जितने कार्बनिक यौगिक होते हैं ना,
तो कार्बनिक यौगिक में कुछ बाहर से जोड़ देते हैं, और जैसे जोड़ेंगे ना पूरा गुणमा क्या हो जाती है, बदल जाती है, नहीं बदल जाती है। अच्छा जैसे देखिए, घर में दूध तो आता होगा, कैसा रहता है, उजला रहता है, खाने में मीठा लगता है कि नहीं। ऊ में बाहर से मान लीजिए थोड़ा सा दही डाल देते हैं, तो ओकरा गुणमा क्या हो जाती है, वो थोड़ा सा डालने से ओकर गुण में बदल गया ना जी। तो इसी तरह से कोई कार्बनिक यौगिक होगा, अब बाहर से कुछ जोड़ दिए, तो ओकर गुणमा क्या हो गई। अब वो जो गुण है वो जोड़ने वाले पर निर्भर करेगा नहीं, यानी किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर उसके रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, उसको कहते हैं क्रियाशील समूह। समूह या मूलक कहिए, बात वही है। जैसे देखिए, उदाहरण के तौर पर रखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मेथेन है, ये मेथेन का सूत्र है बुआ जी, है कि नहीं। कौनो आके एकरे साथ जोड़ दिया OH, जोड़ दिया, तो अब बन गया CH4 OH, तो ये हो गया मेथिल एल्कोहल। ये क्या हो गया, हो गया। तो इसका गुण जो है अब पहले वाला नहीं रहा, अब इस पर निर्भर कर रहा है, किस पर, OH पर। इसमें क्या फर्क पड़ा, तो देखो ऐसा कि मान लो अगर इसी चीज रहता ऐसे ही, आ, अब इसमें अगर हम O जोड़ देते हैं तो CH4O आ जाता है, तो ये हो गया मेथॉक्सिल मेथेन, मेथॉक्सिल मेथेन, यानी ईथर ग्रुप का हो गया, नहीं हो गया। ये सब तो थोड़ा सेम नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन एक गुणमा कौन पर बदल रहा है, इसके कारण। यही हो गया क्रियाशील मूलक। समझ में आई बात है। जैसे एक और देख लो, मान लो CH4 ही रखो, इमें हम COOH जोड़ दिए, तो ये हो गया मेथॉक्सिल मेथनोइक अम्ल। ये क्या हो गया, मेथेनोइक अम्ल। तो एकरा गुणमा का हो गई, बदल हो गई, किसके कारण, तो ये बाहर वाला जो देख रहे हैं इसी पर इसका निर्भर करता है। आपसे पूछेगा केवल वहां पर परिभाषा, क्रियाशील मूलक कहाँ परीक्षा में कहते हैं कहाँ, क्या पूछेगा भाई। अच्छा चलिए, क्या पूछेगा, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर उसके रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, उसको कहते हैं क्रियाशील मूलक। कोई दिक्कत, इतना क्लियर हो गया ना। उदाहरण के लिए तो और सारे आप दे सकते हैं। अब कहेगा सर तो कितने प्रकार के क्रियाशील मूलक होते हैं, तो किताब में आप है तो बहुत सारा है ना, लेकिन हमको पढ़ना कितना है, तो यहाँ किताब में शायद 8 9 10 को दिया हुआ है, उस सब आप याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, पेज संख्या 76 में है, ये अल्कोहल ग्रुप का है OH, इथर का है O, एल्डिहाइड का CO, एल्डिहाइड का CHO, कीटोन का CO, कार्बोक्सिल का COOH, है ना। ये याद कर लीजिएगा। अब आपके दिमाग में आता होगा सर तो याद काहेला करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है, आपसे पूछेगा कि COOH किस क्रियाशील मूलक के हैं सूत्र, तो क्या लिखेंगे हम लोग, COOH किसका, तो कार्बोक्सिल अम्ल का। क्या CO कह दिया था कीटोन या एल्डिहाइड, कीटोन एल्डिहाइड का, और सीधे CORR दे देगा तो क्या हो जाएगा, वो कीटोन का हो जाएगा। CHO दे दिया था एल्डिहाइड का हो जाएगा, हो गया ना। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है, तो तनका से याद करना पड़ता है ना, कुछ समझने की चीज है, कुछ याद करने की चीज है, याद कर। आगे चलते हैं, ये हो गया ना क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हमने कुछ उदाहरण भी दिया है, मेथेनॉल का देखिए तो OH क्या है, क्रियाशील मूलक, इसमें क्या है CO क्रियाशील मूलक हो गया ना। ये तो सूत्र है दोनों, ये CO है ना। आगे चलते हैं, समजातीय श्रेणी क्या है, तो समजातीय का मतलब होता है समान गुण वाले कार्बनिक यौगिकों का एक समूह है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, समजातीय श्रेणी। समान गुण वाले कार्बनिक यौगिकों का एक समूह बन जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग। परीक्षा में पूछता है, आपसे पूछेगा कि बुआ जी समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, तो बता देंगे समान गुण वाले कार्बनिक यौगिक अगर एक जगह रहेगा तो समजातीय होगा। क्या, अब जैसे देखिए जितनी लड़कियां हैं एक समूह में बैठी हुई है ना, ये हो गया समान जात वाला, फिर लड़का का अपना एक अलग जात है उधर, समान जात वाला उधर हो गया, नहीं हो गया।
इसको क्या बोलेंगे हम लोग? समजातीय, माने समान गुण वाला। जाति नहीं लिखे, क्या लिखेंगे हम लोग? गुण वाला। समान गुण वाले कार्बनिक यौगिकों के समूह को समजातीय श्रेणी कहते हैं ना। परिभाषा से देख लिए हैं, अब उदाहरण से समझ लेते हैं। देखिए बाजी, मान लीजिए कि हमारे पास पहले से मेथेन है, CH4, अब हो जाएगा C2H6, C3H8, C4H10, है ना। तो ये सब हो गया कौन ग्रुप? तो एल्केन ग्रुप। एन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। आपको नहीं लग रहा आवाजवा में सब में एन एन आ रहा है? अच्छा, अब इसमें से क्या करते हैं, देखिए एक कार्बनिक यौगिक इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो हो जाएगा CH3, C2H5, C3H7, C4H9, ये हो जाएगा इल ग्रुप। एल किल, एल किल, ये क्या हो जाएगी? ये मेथेन था तो ये होगा मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, नहीं हो गया? ये अगर एक जगह लिखल रहेगा ये हो गया समजातीय, ये हो गया क्या? अच्छा, अगर और भी बनाना चाहेंगे तो आप बना सकते हैं। जैसे वहां पर देख रहे हैं ना, तो इसमें से क्या करिए, एक और हाइड्रोजन घटा दीजिए, CH2, C2H4, C3H6, C4H8, हो गया ना। तो ये हो गया इन ग्रुप, इन। तो ये हो गया अब जैसे एल्कीन, मेथिन, एथिन, प्रोपिन, ब्यूटिन। समझ में आई बात है ना। तो ये एगो अपन ग्रुप हुआ। ई- ऐसे ऐसे समूह रहेंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? समजातीय श्रेणी। ठीक है, समान गुण वाले कार्बनिक यौगिकों के समूह को समजातीय श्रेणी कहते हैं। एक चीज और, यहाँ से एगो ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो समजातीय श्रेणी में दो कार्बनिक यौगिकों के बीच में कितना का अंतर रहता है? तो CH2 का अंतर रहता है। CH2 का अंतर नहीं देखिएगा, है देखिए 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 ना, ध्यान देना, ये दोनों में कितना का अंतर है? एगो कार्बनिक राशि ज्यादा है इसमें, ऊपर का से निकल का में, और दो गो हाइड्रोजन ज्यादा है। ऊपर से ध्यान दोगे तो इससे एगो कार्बन और दो गो हाइड्रोजन ज्यादा है। ऊपर से देखोगे तो एगो कार्बन और दो गो हाइड्रोजन ज्यादा है, नहीं है? सेम अगर यहाँ भी ध्यान दोगे तो वही तुम्हें मिलेगा, एक कार्बन दो हाइड्रोजन, एक कार्बन दो हाइड्रोजन, एक कार्बन दो हाइड्रोजन। सेम तुम अब आगे चलोगे तो वही तुम्हें मिलेगा, एक कार्बन दो हाइड्रोजन, एक कार्बन दो हाइड्रोजन। अच्छा, तो समझाते श्रेणी से एक ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा कि दो कार्बनिक यौगिकों के बीच में कितना का अंतराल रहता है? तो CH2 का अंतराल रहता है। इतना क्लियर हो गया? चलिए, उम्मीद है आप लोगों को दो तीन बातें हमने पढ़ाया उतना क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के बारे में, देखते हैं कि नामकरण कैसे। क्या भाई, कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका नाम देते हैं कि नहीं देते हैं? क्या है कि नहीं है? बिना नाम का कैसे होगा? भुतलाइए यार जाएगा। क्या? अब मान लीजिए भीड़ में हम कैसे भुतला जाएगा तो कैसे खोजेंगे? ऐलान करेंगे ना, सोनाली सोनाली कहाँ है कि नहीं है? तभी ना मिलेगा जी ना। चलिए, तो कहने का अर्थ है कि नामाकरण जरूरी है कि नहीं? तो नामाकरण करने के लिए अगर हम लोग चलते हैं तो हमें दो तरीके समझ में आता है। एक तो है साधारण प्रणाली और दूसरा है IUPAC प्रणाली। तो सबसे पहले साधारण प्रणाली क्या है सो समझिए। साधारण प्रणाली का मतलब हुआ कि जो जहाँ का है उसी के नाम से, है कि नहीं? जैसे हमने बताया था कहानी कि मान लीजिए आपके टोले पड़ोस में जो औरतें जहाँ की होती है, उगरे गांव के नाम से ही जाना जाता है, क्या है कि नहीं? जैसे सोनाली की मम्मी को लोग क्या बोलते हैं? नहीं, टोला पड़ोस में नहीं कहते हैं। क्योंकि उनका नाम है, वो गांव के हैं, धमौन गांव के हैं ना। तो मजाक में लोग कहता है धमिनिया। हाँ, हाँ, धमिनिया सांप नहीं होता है जी। हाँ, मजाक में जो मजाक करने वाले लोग हैं वो कह देता है। जैसे एक बार ना हम लोग, देखिए, हम ना एक बार समस्तीपुर से आ रहे थे साइकिल से, रास्ते में एक ना मतलब औरत थी ना, थोड़ा सा ज्यादा लंबी थी सामान्य से। तो वो लड़का बैठे बैठे ना कहता है, रे बांस लाता, रे बांस लाता। तो हम नहीं समझे बात को। और जब वो औरत बगल से गुजरी ना, मतलब सामने से, तो वो मुस्कुरा रही थी औरत।
हमको लगा कि मजाक करने वाला होगा, और लंबी है ना इसीलिए थोड़ा सा उसको थोड़ा चुटकुला कर दी है, नहीं समझे बात को, तो वही मजाक करें। चलिए आ जाए किताब की ओर। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि जो जहाँ क्या रहता है उसके हिसाब से नामकरण करते हैं। तो कार्बनिक यौगिक में यही हुआ कि जो कार्बनिक यौगिक जिस जगह की थी, जहां उत्पन्न हुई थी, उसके नाम से उसका नाम रखा गया। ठीक है, जैसे देखिए एक चींटी होती है, लाल चींटी, उसमें एक अम्ल पाया जाता है, उसको कहा जाता है फॉर्मिक अम्ल। और लाल चींटी को लैटिन भाषा में फॉर्मस कहा जाता है। तो फॉर्मस में पाया गया अम्ल, तो उसका नाम रखा गया फॉर्मिक अम्ल। समझे? तो जो जहां उत्पन्न हुआ उसी के हिसाब से नामकरण, कोई दिक्कत? ठीक उसी तरह से और से अन्य कार्बनिक यौगिक हुआ, जो जहां उत्पन्न हुआ उसके हिसाब से उसका नामकरण कर दिया गया। इसमें कोई डाउट? लेकिन क्या हुआ कि कुछ कार्बनिक यौगिक मान लीजिए एक के जगह चार गो उत्पन्न हो जाए, तब तक नामकरण में गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में, जैसे आप लोग क्लास 9 में भी बात पढ़े होंगे कि केमिस्ट्री के जितने तत्व थे तो उसको क्या किया गया, कैसे नाम दिया गया? तो सबसे पहले तो लैटिन भाषा में ऊपर लिखा गया। लैटिन भाषा में लिखने के बाद पहला अक्षर संकेत दिया गया। किसी का अगर संकेत दूगो पहला मिल गया तो कहा कि तब के ना होगा, तो कहा कि ना बुआ ओकर मेन कोई अक्षर होगा सो दे दो। क्या? जैसे देखिए हाइड्रोजन का ही लीजिए, तो हाइड्रोजन और हीलियम दोनों तो एच से शुरू होता है, तो हाइड्रोजन को पहले एच दे दिए, नहीं तो हीलियम को क्या दीजिएगा, फिर एच दीजिएगा? नहीं, तो कहा उसके बगल वाला को दे दीजिए एच ई दे दीजिए। नहीं, फिर आगे आकर के बढ़ा तो कोई एच वाला मिल गया, तब क्या कहा, अब क्या करोगे, एच ही दे दोगे? नहीं, उसमें से तो उसके बाद का कोई ऐसा तत्व है जो उसको बगल में उसके जो मुख्य होंगे उसको दे दो। नहीं, तो ऐसे नामकरण किया गया। ये सब कैसे हुआ था? तो दुनिया के सब वैज्ञानिक जगह बैठे, सब नहीं मतलब जो थे मुख्य रूप से, आज सब लोग विचार किए, विचार करके नामकरण किया गया। तो सेम वही हुआ कि जब कार्बनिक यौगिक के नामकरण की प्रक्रिया आई, तो इंटरनेशनल स्तर पर सारे केमिस्ट्री शास्त्री यानी कि जो रसायन शास्त्री थे, वो सब लोग बैठ के इस पर नामकरण का विचार किए। तो उसका नाम रखा गया IUPAC नामकरण प्रणाली, जो संस्था बनी थी ना उसके हिसाब से। तो उसका क्या नाम था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आई देख रहे हैं ना लाल अक्षर में लिखल है, तो समझ ही रहे हैं कि इंपोर्टेंस आपसे परीक्षा में पूछेगा IUPAC का क्या अर्थ होता है। तो लिखेंगे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये ऑप्शन में रहेंगे आपके साथ। तो वहां पर आपको टिक लगाना होगा कि इसका मतलब हाँ, तो टिक लगाना पड़ेगा इसे करके, है कि नहीं? चलिए बता से नहीं करे माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। अब चलिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन हम लोग पिछले पढ़े थे, अब थोड़ा सा उसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी। तो संतृप्त में हम बताए थे कि कोई हाइड्रोकार्बन में लीजिए, ओकरे में हाइड्रोजन और कार्बन के बीच या कार्बन कार्बन के बीच एकल बंधन रहेगा, तो उसको कहेंगे हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे देखिए गौर करके समझना, जैसे मान लो C2 है, H6 है, इसको अगर लिखोगे तो CC, फिर एच यहाँ दोगे, 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 एच। इस सब के बीच में तुम्हें क्या नजर आ रहा है, एकल बंधन। मान लो अगर C4 देते हैं और H10 देंगे तो C, अब तुम्हें मिलेगा यहाँ से H, 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 H, है ना? तो सबके बीच में तुम्हें क्या नजर आएगा, एकल बॉन्ड आएगा। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आते कौन है, तो एल्केन आते हैं। एल्केन क्या आता है, एल्केन। चलिए इतना समझ गए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है और एल्केन क्या है। एल्केन प्रथम संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नामकरण से संबंध नियम बनाए गए, जिसके अनुसार प्रथम 4 सदस्य को साधारण नामों से ही व्यक्त किया जाता है। कार्बन परमाणुओं की संख्या को ग्रीक संख्याओं के नाम के अंत में n अनुलग्न लगाया जाता है, और इसमें 5 कार्बन परमाणु वाले को पेंटा कहा जाता है। देखिए सबसे पहले क्या कहा उसने कि एल्केन ग्रुप तो हम समझ गए, नहीं 1 2 3 4 में रहेगा तो एल्केन होगा, लेकिन 5 में जाएगा तो क्या हो जाएगा, पेंटा हो जाएगा। अच्छा इस सबसे हमको मतलब ना है, लेकिन आपसे पूछेगा क्या, एल्केन में कौन अनुलग्न है, एन। क्या है, एन। अब आगे बढ़िएगा तो समझ में आएगा।
अब देखिए, एल्केन का सामान्य सूत्र याद रखिएगा, आपसे परीक्षा में पूछेगा। CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 ये बड़ा ही वीवीआई है, ऑब्जेक्टिव में तो पूछबे करता है, 100% पूछता है, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखना है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2n। ये सब नहीं पूछेगा आपसे, ये सब नहीं पूछेगा, ये पूछेगा आपसे कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। चलिए, इसके अलावे पूछता क्या है, जैसे अभी आपने देखा 5 कार्बन परमाणु वाले कार्बनिक यौगिक क्या बोलते हैं, पेंटा। 2 कार्बनिक वाले को कहते हैं हम लोग डाई, 3 वाले को कहते हैं ट्राई, 4 वाले को कहते हैं हम लोग टेट्रा, 5 वाले को तो पेंटा समझ गए। अब कहेगा सर कहाँ से लाएंगे, तो ये देख रहा है ना, ये जो रेड वाला है बगल में दिखाई पड़ रही है ना, तो इसी को याद कर लीजिएगा, आपसे पूछेगा। तो 2 वाले को क्या बोलेंगे हम लोग, डाई, 3 कार्बनिक यौगिक वाले को क्या बोलेंगे, ट्राई, 4 वाले को बोलेंगे टेट्रा, 5 वाले को बोलते हैं हम लोग पेंटा, ठीक है। अब देखिए, ये जो अभी आप पढ़ रहे थे एल्कीन ग्रुप, एल्कीन ग्रुप, तो एल्कीन में आता है, उदाहरण याद रखिएगा, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। ये 10 को उदाहरण वहां पर दिया हुआ है, आप याद रखिएगा, सबका सूत्र याद रखिएगा, ठीक है। वहां पर जितना देख रहे हैं ना, एना का बनायल है, और क्या कहते हैं हम लोग, सारणी, तो सारणी वाला याद कर लीजिएगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंस होती है, वहां से ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, हमें भी क्लियर है। तो एल्केन का समान सूत्र समझ गए, सब कुछ समझ गए। अब चलते हैं, अब एल्केन से ही अब बनाएंगे दूसरा समूह, तो वो हो जाएगा एल्कील। क्या हो जाएगी, जैसे अभी बताए थे, आप पीछे समझ ही गए होंगे। एल्केन समूह में से एक हाइड्रोजन परमाणु के हटाने से क्या बन जाता है, एल्कील ग्रुप बन जाता है। क्या, जैसे अभी अभी आप देखे, पहले देखिए मेथेन CH4, एकरा में से एगो हाइड्रोजन को क्या करेंगे, हटा देते हैं, तब बन जाएगा CH3, C2H4, 6। ये हो गया एथेन का, इसमें से एगो हाइड्रोजन को हटा देंगे, C2H5, C3H7 है, इनमें से एगो हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो बनेगा C3, सॉरी यहाँ 8 हुआ, तो 7, समझ रहे ना। तो एक एक हाइड्रोजन परमाणु के हटाने से एल्केन किस में बदल जाता है, एल्कीन में। यानी देखिए, इसमें याद रखेंगे, एन को हटा करके इल लगाया जाता है, जैसे देखिए हमने यहाँ पर लिखा भी है, मेथेन में होता है मेथेन, जोड़ एन, मेथ जोड़ एन, एन को हमने क्या कर दिया, अब यहाँ से एन को हमने हटा दिया, इसमें क्या जोड़ दिया, इल जोड़ दिया, तो हो गया मेथिल। अभी आप पढ़ रहे थे मेथेन, तो हो गया मेथिल, एथेन पढ़ रहे तो हो गया एथिल, प्रोपेन पढ़ रहे तो हो गया प्रोपिल, ब्यूटेन पढ़ रहे तो हो गया ब्यूटिल, हो गया ना। ये हो गया इल ग्रुप। अभी पढ़ रहे थे पहले एल्केन एन ग्रुप, अब हो गया इल ग्रुप, समझ में आएगा। कौन कह रहा है शिव गुरु, तो लड़की कह रही कि शिव गुरु हो गया, ये अद्वितीय का आवाज थी। चलिए आगे किताब को। तो एल्कील का सामान्य सूत्र क्या होता है, सो देखिएगा, तो CnH2n+2, तो 2 से यहाँ क्या हो गया, 1 हो गया, एगो गायब हो गया, नहीं, अब ध्यान रहेगा ना। तो एल्केन पहले, तो CnH2n, एल्केन पहले, CnH2n+2, एल्कील में एगो हाइड्रोजन हटा, यहाँ से एगो क्या हो गया, गायब, तो CnH2n+1। अब आगे बढ़िए, अब ये एल्कील है ना, तो पहले वाला एल्केन हो, उसमें से 2 हाइड्रोजन हटाइए, चाहे एल्कील वाला में से एगो हाइड्रोजन हटाइए। पहले वाला जो देखे एल्केन, एल्केन में से कितना हटाइए, 2 गो हाइड्रोजन, या एल्कील वाला में से कितना हटाइए, एगो। इनमें से कार्बन कार्बन में द्विबंधन होता है, यानी ये हो गया उबदन, हो गया संतृप्त, ये हो गया असंतृप्त। इनमें एल्केन समूह में एन हटा करके इन जोड़ने से बनता है, जैसे देखिए एल्क जोड़ एन, तो एन को क्या कर देंगे हम लोग, हटा देंगे, इसको हटा देंगे, क्या जोड़ देंगे हम लोग, इन जोड़ देंगे, तो एल्कीन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एल्कीन। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पर, अभी आप पढ़ रहे थे पहले मेथेन का CH4 पढ़े थे ना, तो इसमें से 2 गो हाइड्रोजन को हटा दीजिए, यानी H2 को हटा दीजिए, तो क्या मिलेगा, CH2, C2H6 था ना, तो इसमें से 2 गो हाइड्रोजन को हटा दीजिए, तो C2H क्या मिलेगा आपको,
तो C3H8 है, तो इसमें 2 हाइड्रोजन को हटा दीजिए, तो क्या मिलेगा? C3H6 मिलेगा ना। तो ये कौन सा ग्रुप हो गया? एल्कीन। क्या हो गया? इन। देखिए ना, इन क्या लगा है? इन। तो एल्कीन, समझ रहे हैं ना? या तो एल्केन में से 2 हाइड्रोजन या एल्कील में से 1 हाइड्रोजन, है ना। तो हटाने से क्या मिलेगा हमको? एल्कीन। याद रखिएगा, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। एल्केन तब हुआ एल्कील और तब हो गया एल्केन, अति एल्कीन हो गया। अब देखिए इसका सामान्य सूत्र क्या? CnH2n, क्योंकि वहां पर से क्या हाइड्रोजन भगाए? 2 गो, तो ये दोनों +2 वाला फुर। कोई दिक्कत? समझ में आई बातें? अच्छा, आगे बढ़ेंगे। अगला है एल्काइन यानी एसिटिलीन। एल्काइन को क्या बोलते हैं हम लोग? इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ना त्रिबंधन रहेगा। एल्कीन जो अभी पढ़े थे उसमें द्विबंधन रहता है, लेकिन एल्काइन में कितने रहते हैं? त्रिबंधन रहेगा, ठीक है ना। यानी वही एल्केन जो पहला वाला पढ़े थे, इसमें से 3 गो हाइड्रोजन को उड़ा दीजिए, फुर कर दीजिए, ठीक है ना। तो क्या बनेगा आपको? जैसे एन को हटा के क्या जोड़ देना है? आइन, तब बन जाएगा एल्काइन। जैसे उदाहरण के लिए अगर देखिएगा, तब मेथेन का मेथाइन, एथेन का एथाइन, प्रोपेन का प्रोपाइन, ब्यूटेन का ब्यूटाइन। नहीं समझे? जैसे देखिए फिर से उदाहरण एक आध को देखिए। देखिए C2H कितना देखे थे? 6, तो इसमें से कै गो हाइड्रोजन हटाना है? H 3 गो, तो C2H कितना हो जाएगा? C3H कितना था आपका? 8, तो इसमें से 3 गो हाइड्रोजन को हटा दीजिए, तो C3H कितना आ जाएगा? 5। C4H10 था, H3 हटा दीजिए, तो C4H कितना आ जाएगा? 7। तो ये सब क्या हो जाएगा? ब्यूट, मतलब ये हो जाएगा एल्काइन ग्रुप। ये क्या आ जाएगा? एल्काइन ग्रुप। क्लियर है? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? अब इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2, CnH2n-2। इस 4 को तो यादे रखिएगा, एल्केन, एल्कील, एल्कीन, एल्काइन, एन, इल, इन, आइन, ठीक है। इस नोट कर लीजिएगा एक जगह, बड़ा सुंदर वाला पन्ना में। हाँ, बड़ा सुंदर वाला पन्ना में, बड़ा ही VVI है, ठीक है। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत? अब एरोमेटिक यौगिक, अभी तक तो उधर पढ़ रहे थे हम लोग, अब एरोमेटिक यौगिक पढ़ेंगे। तो एरोमेटिक में हम लोग क्या करते हैं? जितने भी ये जो देख रहे हैं द्विबंधन वाले यौगिक, एरोमेटिक में क्या द्विबंधन या त्रिबंधन नहीं, तो ऐसे यौगिक में हम लोग अब फिर से नया नया यौगिक अब यहाँ से बनाएंगे, कार्बनिक यौगिक। अभी तो 4 को बनाए थे ना। देखिए पहला वाला में एल्केन में कई गो उदाहरण आप देखे थे? 10 गो। तो हमारा किताब कहता है 10 गो। सब में से एगो एगो हाइड्रोजन हटाए तो फिर बन गया एल्कील, तो कई गो हो गया? 10 गो। 10 10 20 गो पढ़ लिए। फिर दो दो हाइड्रोजन हटाए तो फिर 10 गो बन गया, तो हो गया वो इन ग्रुप में 30 गो हो गया। फिर 3 3 गो हटाए तो वो हो गया फिर 10 गो, तो वो हो गया 40 गो। नहीं हुआ 40 गो? अब समझिए 40 गो अभी तक बना दिए हम कार्बनिक यौगिक। आगे चलिएगा। अब ये जो एल्कोहल है ना, ये क्या है? तो बनाने के लिए एल्किल समूह में एल्कोहल शब्द जोड़ देने से बन जाता है, जिसका साधारण नाम मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल बन जाता है। कहिएगा सर नहीं समझे? समझना। जैसे मान लो हमारे पास एक कार्बनिक यौगिक था CH4, C2H6, C3H8, C4H10, है ना। इसका नाम था मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अब हमने क्या किया? ये जो देख रहे हैं आप, ये है एल्केन ग्रुप, याद रखिएगा एल्केन। इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाए तो बन गया हमारी एल्कील। क्या हो गई? तो बन गया CH3, C2H5, C3H7, C4H9, बना ना। अब एकरे में एल्कील में जो अल्कोहल ग्रुप है उसके जो क्रियाशील समूह है उसको जोड़ देते हैं, तो एक नया शब्द बन जाता है। जैसे हमने इसमें जोड़ दिया, इसमें हमने जोड़ दिया है OH,
ये बन गया CH3OH, ये हो गया एथिल अल्कोहल यानी एथेनॉल। इसको अगर बात करेंगे तो OH जोड़ देते हैं, ये हो जाता है सी नहीं सॉरी, ये हो गया मेथेनॉल। क्या हो गया? मेथिल अल्कोहल या मेथेनॉल, C2H5OH। ये हो गया एथेनॉल या एथिल अल्कोहल। इसमें अगर बात करें OH जोड़ देते हैं तो बन जाता है CH7OH। ये हो गया, ये पेन क्या है? प्रोपेन। तो ये हो गया प्रोपिल, तो ये हो गया प्रोपेनॉल, है ना? अब समझ में आई बात है ना? तो एल्किल समूह में OH जोड़ देने से क्या बन जाता है? एल्कोहल ग्रुप बन जाता है। क्या बन जाता है? एल्कोहल ग्रुप। कोई दिक्कत? किसमें? एल्किल में, याद रखेंगे। किसमें? एल्किल में। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब चलिए याद रखिएगा। अब इसका उपयोग हम लोग बाद में करेंगे, बहुत ज्यादा एकदम डिफिकल्ट से। अभी एल्कोहल वाला का आप जो पढ़ेंगे इधर उधर उसका उतना उपयोग नहीं है, लेकिन अभी जो पढ़े हैं एल्कोहल, वो आधा चैप्टर वही अकेले है, तो देखेंगे आगे। समझिए इसका सामान्य सूत्र क्या होगा। तो अभी एल्किल का सामान्य सूत्र क्या देखे थे? CnH2n+1। एल्केन का देखे थे CnH2n+2। उसमें से एक वो हाइड्रोजन हटाए, हमको मिला CnH2n+1। अच्छा, इसमें जोड़ क्या दिए हैं? OH जोड़ दिए हैं, तो OH जोड़ दिए, हो गया एल्कोहल ग्रुप का। तो एल्किल वाला में OH जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा एल्कोहल का सामान्य सूत्र। आपसे पूछेगा एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है, तो CnH2n+1OH, है ना? लेकिन कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। ये हो गया सामान्य सूत्र, लेकिन पूछेगा एल्कोहल का क्रियाशील समूह क्या है, यानी मूलक, क्रियाशील मूलक, तो OH। क्रियाशील मूलक बोलेगा तो OH, और सामान्य सूत्र बोलेगा तो CnH2n+1OH। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर होने गया सब लोगों को? अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे उधर में छोटी छोटी बात, इसके बाद यहाँ से हम लोग अब एल्कोहल आ गया है। एल्कोहल समझते हैं ना क्या होता है? गटागट ललका दवाई कब सिरप पीने वाला? हम तो पीते नहीं है, पियेंगे तो माथे घूम जाएगा हमारा, ऐसे ही बीमार है। हाँ देखिए वो होता है, वो क्या होता है वो तो अभी तुरंत जस्टे देखेंगे, आगे देखेंगे हम लोग कि पीने के बाद क्या होता है, ठीक है ना? मालूम होगा कि ट्रक आ रहा है, दिखाई पड़ रहा है ट्रक आ रहा है, अब ब्रेक को लगा रहे हैं, हाँ, लग ही नहीं रहा है। वो होता क्या है वो तो हम लोग कल देखेंगे, यानी या मौका मिलेगा तो होगा यहीं पर। चलिए आइए बउआ जी ध्यान देंगे। अब एक तो बना लिए हम लोग एल्कोहल ग्रुप, अब बनाएंगे इथर ग्रुप। साधारण नाम प्राय इथर का नाम ही ऑक्सीजन से जुड़े एल्किल समूह में इथर शब्द जोड़कर किया जाता है। यानी जो अभी आप पढ़ रहे थे, अभी जो आप पढ़ रहे थे एल्किल, तो एल्किल समूह में ही क्या जोड़ देते हैं? इथर समूह को जोड़ देंगे तो बन जाएगा वो इथर ग्रुप। जैसे देखिए अभी अभी आप पढ़ रहे थे ना, अभी पढ़ रहे थे CH3, C2H5, C3H7, C4H9। ये क्या है? एल्किल है। ये क्या है? एल्किल है। याद रखिएगा, 4 रहता तो हो जाता है एल्केन, लेकिन 3 है और यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन कम गया है, तो ये एल्किल है। इसी में ना वहां पर जोड़े थे OH, लेकिन यहाँ पर जोड़ेंगे O। क्या जोड़ेंगे हम लोग? O। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? इथर ग्रुप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इसका नाम हो जाएगा मेथैक्सिल मेथेन, एथैक्सिल मेथेन, प्रोएक्सिल मेथेन, है ना? ब्यूटेक्सिल मेथेन। ये हो गया हमारा इथर ग्रुप। कोई दिक्कत? चलिए इतना समझ गए। अब इसका आईपीसी नाम में इथर एल्को एक्सी एथेन कहते हैं। एल्को एक्सी एथेन आईपीएसी नाम में, ऐसे से पूछता नहीं है इसलिए ज्यादा दिमाग इस पर नहीं लगाइएगा। इसका सामान्य सूत्र याद रखिएगा, CnH2n+1 इंटू 2 और O, ठीक है? अच्छा, इसका उपयोग कहाँ होता है? सर बना लिए हैं तो उपयोग तो तनका सा याद रहना चाहिए। देखिए जो लोग मतलब ऑपरेशन में नहीं जाते हैं, तो ऑपरेशन में उसको बेहोश किया जाता है। बेहोश करने के लिए तो एक सुई भी आती है, इसका नाम है केटाजेट, याद रखिएगा।
तो केटा जेट अगर एगो सुई दे देंगे ना, तो 6-7 घंटे तक आप सुतले रहिएगा। पेट खोल खाल के उसमें से अतरी पतरी निकाल देंगे हम, है कि नहीं? हाँ हाँ, ऐसा होता है। केटा जेट एक सुई है, उसको अगर लगा दिया जाए तो वो कम से कम 4-5 घंटा नहीं, ऐसे वो जाइलोकेन होता है। तो वो जाइलोकेन होता है एक अंग को सुन करने के लिए। जैसे मान लीजिए जहाँ पर घाव है उसके आसपास में हम लोग डाल देते हैं, ठीक है ना, या मान लीजिए कट गया है तो आसपास में हम लोग क्या करते हैं, जाइलोकेन भोग के उसको बहिर कर देते हैं, तो इतना दूर होकर सुन हो जाता है। जितना दूर दे देते हैं सुन हो गया, और उसके बाद उसमें 20 गो टाँका भोग भोग के निकालते हैं ऐसे, आराम से, उसको कुछ नहीं पता चलता है। हाँ, बाद में उठता है तो ई केना भेले, केना भेले, भोग दिलियो सुइया तोरा 20 गो तोरा पते नहीं। तो वो होता है, वो जाइलोकेन वो अलग चीज है। जाइलोकेन लोशन भी आता है, अगर मान लीजिए आपके मुंह में लगा देंगे ना ऐसे, अब मुंह में पता नहीं चलेगा कि खुल रहा है कि बंद हो रहा है, सुन हो जाएगा ये सब कुछ देर के लिए। हाँ, उसका काम है। लेकिन वो केटाजेट होता है वो पूरे बेहोश कर देता है। लेकिन हमको पढ़ना था किसका, इत्थर का। इत्थर ऑपरेशन में दिया जाता है, केटाजेट का उपयोग कम किया जाता है। इत्थर नाक पर जाली डाल के ऊपर से कीप के सहायता से उसको डाला जाता है, उसको पिलाया नहीं जाता है, उसके नाक पर डाला जाता है, तो उसके गंध से ना वो आदमी बेहोश हो जाता है ना। उसका डालने का एक तरीका होता है, हम लोग डालिएगा, डालिएगा उसको, आप उसके गंध हमको लगेगा तो हम बेहोश हो जाएंगे, नहीं समझे? तो वो डॉक्टरी लोग करते हैं। तो इत्थर का उपयोग कहाँ, ऑपरेशन थिएटर में बेहोश करने के लिए किया जाता है। ऐसे किताब में नहीं है, ये हमको मालूम है क्योंकि हम उस विभाग से हैं इसीलिए, ठीक है ना। हम लोग जहाँ रहते थे ना तो वहाँ पर हम लोग केटाजेट का उपयोग करते थे, ठीक है ना। बड़े बड़े ऑपरेशन थिएटर में इत्थर का उपयोग होता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या है, तो आईयूपीए से नामकरण में एल्केन के नाम में अनुलग्न जोड़ दिया जाता है, तो एल्डिहाइड। जैसे देखिए एल्केन अभी CH4, उसमें हम लोग क्या करते हैं, अल जोड़ देते हैं, तो एलिकल आ जाता है। क्या आ जाता है, एलिकल। तो देखिए जैसे मान लीजिए सपोज दैट इस H कोई क्रियाशील समूह है, CH जोड़ दिए हैं तब मेथेन आ गया है, तब मेथेनल। जैसे CH3 है तो उसमें हम लोग क्या जोड़ दिए हैं, CHO, तो हो गया एथेनल। उसी तरह से और भी आप बना सकते हैं अपने मन से, जैसे C2H5, C2H5, इसमें जोड़ दीजिए CHO, फिर C3H7, इसमें जोड़ दीजिए CHO, इसी तरह से C4H9, इसमें जोड़ दीजिए CHO, है ना। तो देखिए ये हो गया एथेनल, ये हो जाएगा गलती हो गया यहाँ पर, शायद दिखा गया, मिस पॉइंट है यहाँ पर मिस पॉइंट है, ठीक है ना। ये हो जाएगा एथेनॉल, पहला हो गया मेथेनॉल, दूसरा हो जाएगा प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, नल, नल याद रखिए, नॉल नहीं नल, ठीक है ना। तो एल्डिहाइड में क्या आ जाएगा, नल वाला। अल्कोहल में कौन वाला, ऑल वाला। मेथेनॉल, ब्यूटेनॉल, वो आईपीएसी नाम है, याद रखना है, वो परीक्षा में पूछता है आपसे, आईपीएसी नाम बताइए, आ दे देगा C2H5OH, OH रहेगा तो समझ जाएंगे ये है ऑल वाला ना। ओ वाला रहेगा तब मेथैक्सिल मेथेन, मेथेन वाला, मेथैक्सिल मेथेन, एथैक्सिल मेथेन, मेथेन एन वाला, है ना, वहां पर रहेगा। ई रहेगा तो नॉल, नॉल वाला, कौन कौन वाला, नॉल, नॉल वाला, कौन वाला में, CHO, नल जल योजना वाला, याद रखना है। ये पूछेगा आपसे, इसका सूत्र वही CnH2n प्लस CHO। अब आगे चलेंगे हम लोग कीटोन के नामकरण के बारे में देखते हैं, तो कीटोन कैसे बनता है। तो सेम वही प्रोसेस है, अरे एल्किल समूह में ना इस CO जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा कीटोन ग्रुप। जैसे देखिए आ रही थी छीक, लेकिन उसको हम ऊपर खींच दिए हैं। CH3 हला नहीं, C2H5, C3H7, C4H9, है ना। इसमें क्या जोड़ देना है हमको, कीटोन जोड़ देना है। इसमें क्या जोड़ देना है, कीटोन जोड़ देना है। हाँ कीटोन, कीटोन का सूत्र है ना। देखिए, हाँ वाह वाह, देखिए एक बच्चे कह रहे हैं कि सर ये तो लग रहा है कि मूछ वाला है। हाँ, ठीक है, हाँ सी मोछो, आ जाए किताब की ओर। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, समझिएगा। ए बुआ जी सुनिएगा, ये किसका ग्रुप था,
एथिल, ये क्या था? एथीनोन, एथीनोन क्या हो जाएगा? कीटोन में, कीटोन में क्या आ जाएगा? नोन, कीटोन में क्या? ये है प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, याद रखेंगे, ठीक है ना? अभी पढ़े अल्कोहल में ऑल, इथर में एथेन मेथेन ऐसे करके, मेथैक्सिल मेथेन, एथैक्सिल मेथेन, ठीक है। फिर पढ़े हम लोग किसमें? एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड क्या पढ़े? नोन, नल, नल वाला, जैसे मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, है ना, हो गया। एल्डिहाइड में नल वाला, और कीटोन में क्या रहेगा? नोन वाला, मेथेनोन, एथेनोन, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन। ये आपसे क्रियाशील वहां से पूछेगा, केवल आपसे क्या पूछेगा वहां पर ऑब्जेक्टिव में, इसे बनाना उनाना नहीं पूछता है। या तो एक सामान्य सूत्र पूछेगा, या पूछेगा जैसे एक दे देगा इसे, मान लो C2H5 और दे देगा दूगो मोच और C बराबर 0, है ना। अब पूछेगा कि इसका क्या नाम है, आईयूपीएसी नाम, आईयूपीएसी नाम, तब लिखेंगे हम इसको क्या? एथेनोन, क्या लिखेंगे? एथेनोन। मान लो अगर दूसरा ऐसे रहेगा C3H7 और CO ऐसे रहेगा, तो क्या होगा? ये प्रोपेनोन। आपको टिक लगाने के रहेंगे, 4 गो ऑप्शन रहेगा, वहां पर लगाइएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा? चलिए, हाँ वो सब क्लियर हो जाएगा, जब क्वेश्चन देखिएगा ना तब क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे पूछा जाता है। अब आगे चलते हैं। अब कार्बोक्सिल अम्ल क्या है? कार्बोक्सिल अम्ल, देखिए आईयूपीएसी प्रणाली के अनुसार एल्केन के नाम में ओइक अम्ल अनुलग्न जोड़कर बनाया जाता है। एल्केन जोड़ ओइक अम्ल एल्केनोइक अम्ल, जैसे अभी हम बताए थे, ये समझते हैं। अभी आप बना रहे थे CH3, C2H5, C3H7, C4H9, ये एल्कील है, ये क्या हमारा? एल्कील है। ई में हम जोड़ देंगे कौन चीज? COOH, 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 नहीं जोड़ दिए? अब ये बन गया, ये हो गया एथेनोइक अम्ल, ये हो गया प्रोपनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक, ये हो गया ब्यूटेनोइक अम्ल, है ना। तो ऐसे देखिए सबके अम्ल अम्ल, कार्बोक्सिल में क्या रहेगा? अम्ल रहेगा। इतना तक क्लियर? तो हम लोग अभी तक देख लिए, पहला देखिए एल्केन, एल्कील, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, इथर, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिल, कोई दिक्कत? कितना हम लोग बनाना। अच्छा, अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर इतने हैं कि औरों कहीं होगा, और होता है, लेकिन हमारा किताब इतने स्टॉप कर दिया है, क्योंकि हम लोग 10th में ना है, तो 11th 12th ला तो तनका रहने देगा कि नहीं रहने, सब यहीं पर तो कहेगा सर तनका बताइए ना, कहीं औरों कहीं रहेगा तो, और रहेगा तो कैसे बनेगा? तो कुछ नहीं, बस वही एल्किल ग्रुप है ना, तो एल्किले में मान लो अगर एमीन बनाना होगा तो NH3 जोड़ देगा, समझे? तो हो गया एमीन ग्रुप, क्या बन जाएगा वो? एमीन। जैसे रहेगा मेथेमिन, एथेमिन, प्रोपेमिन, ब्यूटेमिन, एमीन हो गया। नहीं, जैसे मान लो अगर एस्टर रहेगा तो COOR जोड़ देगा, जैसे अभी COOH जोड़ा है ना, तो एस्टर ग्रुप रहेगा तो क्या जोड़ देगा? COOR जोड़ देगा, तो बन जाएगा एस्टर। क्या बन जाएगा? एस्टर। तो इसी तरह से बन, जैसे मान लो ये है मेथिल, है ना, तो मेथिल का होगा मेथे एस्टर, एथिल एस्टर, प्रोपिल एस्टर, है ना, ऐसे करके बनते चला जाता है, ठीक है। तो ऐसे हमें वो सब पढ़ना नहीं है, ऐसे आगे के प्रोसेस में हमने बता दिया आपको। तो उम्मीद है इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि हमें इसमें पढ़ना क्या था। एक बार थोड़ा सा रिवाइजिंग कर देते हैं आपको, थोड़ा सा रिमाइंड हो जाएगा। चलिए, देखिए हम लोग पढ़े कि कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है। अध्ययन की सुविधा के लिए कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, क्योंकि कार्बनिक यौगिक की संख्या बहुत ज्यादा है और उतना अध्ययन करना संभव नहीं होता है, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। इसके बाद इसको हम लोग दो भागों में बांटा, एरोमेटिक और एलोफेटिक। फिर आगे हमने बांटा संतृप्त और बंधन के आधार पर, नहीं
एकल बंधन रहेगा तो संतृप्त, द्वि बंधन त्रिबंधन रहेगा। इसके अलावे हमने कहा कि समजातीय श्रेणी और क्रियाशील मूलक पढ़ा, और इसके बाद हमने नामकरण शुरू किया, साधारण प्रणाली और आईपीएसी प्रणाली, और यहीं से हम लोग जितने कार्बनिक यौगिक थे उसको नामकरण करना शुरू किया, तो कितने न कितने नाम आ गया ना। 4 गो तो मेन हुआ, और उसके बाद ओकरा में क्रियाशील मूलक जोड़ जोड़ के 5 गो ऊ बना लिए, नहीं बना लिए। चलिए तो आज के लिए इतने रहने देते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। शेष जो बच गया है उसको कल खत्म कर लेंगे। विशेष हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।